जी, write down the heading preparation of ethers. Lecture number is preparation of ethers. Preparation of ethers, जिसमें से हम पढ़ेंगे from alkyl halides. From alkyl halides. ठीक है जी। इसके अंदर बड़ी फेमस रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियम के लड़के की सिंथेसिस। ठीक है जी। अब ज़रा देखो, आपने लिया लेट से एल्कोक्साइड आयन ले लिया एक तरफ, सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने ले लिया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब इधर देखो, SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल जो होता था वो कार्बन पर अटैक करता था और लिविंग ग्रुप निकल जाया करता था। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी SN2 रिएक्शन। तो देखो, ये आपका एल्कोक्साइड है, ये इस R पर अटैक करेगा, यहाँ से ये X बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा ज़रा देखो, ROR प्लस Na और X खत्म। ये आपकी विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है जी। ये कहाँ से प्रोड्यूस करोगे, आप अल्कोहल ले लो, ट्वाइस ऑफ अल्कोहल लो, सोडियम से रिएक्शन कराओ, आपको क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड, RO माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी और ये भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ट्वाइस लो। आया समझ में? अब लेते हैं, स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। जैसे पहला रिएक्टेंट है हमारे सामने CH3 CH2O माइनस और Na प्लस प्लस CH3 CH2 Br। तो देखो, ये माइनस आपका इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। एक्चुअली होता क्या है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वहीं पर ही अटैक कराना आपने। SN2 मैकेनिज्म कर रहे हैं हम फॉलो। यहाँ से आपका Br बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 फिर ऑक्सीजन, फिर CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस NaBr। बन गया ना। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं, CH3CO माइनस CH3 Na प्लस। ठीक है, और आपने एल्काइल हैलाइड लेना है, सबसे सिंपल एल्काइल हैलाइड लिया गया है CH3Br। वही SN2 मैकेनिज्म होगा, ये यहाँ जाएगा, Br आपका बाहर हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं, CH3 कार्बन ऊपर नीचे CH3O CH3 और बाई प्रोडक्ट में आपका बाहर आ जाएगा NaBr। अब सुनो जरा, आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली बात ये थी, चाहे वो वाली रिएक्शन उठा लो आप, चाहे ये वाली रिएक्शन उठा लो, आपने जो एल्काइल हैलाइड यूज़ करा वो प्राइमरी ही है, बट आपने एल्कोक्साइड के नेचर को बदल दिया, है ना। आपने एल्कोक्साइड के नेचर को बदल दिया। ठीक है जी। मैं उसको क्यों नहीं छेड़ सकता? अगर मैं इसको सेकेंडरी ले लूँ, इसको टर्शरी ले लूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो सुनो क्या प्रॉब्लम होगी। ये जो हमारा एल्कोक्साइड है, ये बेसिक इन नेचर होता है, याद करो, इसी चैप्टर में पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को बाहर निकालना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेंट होगा। सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब भी आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे, वहाँ पे आपको हमेशा जो भी प्रोडक्ट मिलेगा सब्स्टिट्यूशन की वजह से मिलेगा, पहला पॉइंट। अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लो तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा, यानी कि आपको एल्कीन भी मिलेगी और ईथर भी मिलेगा। और अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हो तो वहाँ पे एलिमिनेशन ही होगा और आपको एल्कीन मिलेगी, नो ईथर एट ऑल। आया समझ में? ठीक है, और लिखते हैं। चलो एक और रिएक्शन, ये सब लिखवा दूंगा मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्टेंट बदल रहा हूँ, O माइनस Na प्लस, यहाँ से आपने लिया CH3Br। ठीक है जी।
O माइनस आपका इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, Br आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म अच्छा खासा फॉलो हो रहा है। क्या बनेगा देखो जी, सही है जी। तो रिंग भी आ गई, मतलब अराइल भी आ गया, एल्काइल भी आ गया। तो अगर आप अराइल एल्काइल ईथर बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, आपको सोडियम फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, रिंग इधर नहीं उठा के लानी है। क्यों नहीं लानी? आप लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स के अंदर ही पढ़ा था कि जो हेलो अरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। 5 रीजंस पढ़े थे आपने, अगर याद हो, ठीक है। और रिएक्टेंट लेते हैं, O माइनस Na+, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड लिया है और रिएक्टेंट बदल दिया है इस बारी, CH3 CH2 और I, वही SN2 मैकेनिज्म होगा। ये जाके इधर अटैक करेगा, आयोडीन आपका बाहर हो जाएगा, बेंजीन O CH2 CH3, इधर बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा मैंने, NaBr, इधर भी NaBr ही आएगा। हाँ जी बोलो, सॉरी NaI, ठीक है जी। लो और रिएक्टेंट लेते हैं, सिंपल सा है, बस SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, विलियमसन सिंथेसिस हमने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स के अंदर भी एक रिएक्शन के थ्रू करी थी, ठीक है। O माइनस ले लिया, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, एल्लाइल हैलाइड ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br यहाँ लगा दो, CH2, अलाइल हैलाइड ले लिया। कुछ नहीं, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करवाना है। ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये Br बाहर चला जाएगा। पहले मैं बेंजीन बना देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन का O आ गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बाकी आपका बाय प्रोडक्ट आ गया NaBr। कुछ आया समझ में? ठीक है, सब में SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला था कि आप अगर अराइल अल्काइल ईथर बनाना चाहते हो तो जो रिंग है वो आपने एल्काइल हैलाइड में नहीं लेनी, आपने फिनॉक्साइड में लेनी है। अगर मैं यहाँ ले लूँ रिंग तो क्या होगा, मेरे साथ देख लेते हैं। मैं रिएक्टेंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ, CH3 O माइनस और Na प्लस, रिंग बना दी बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे लिया गया है ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन होगी, मतलब ये यहाँ अटैक करेगा, नो, क्योंकि आप लोगों को सिखाया था हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, तो यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन, ठीक है जी। एक और रिएक्टेंट लेते हैं, CH3 CH2 O माइनस Na+, ब्रोमोबेंजीन लिया मैंने, ठीक है। क्या ये यहाँ अटैक करेगा? नो, इधर भी नो रिएक्शन हो जाएगी, इधर भी नो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं एक और रिएक्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी O माइनस Na+, फिर से ब्रोमोबेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है। ये माइनस आपका यहाँ अटैक करेगा जी? नहीं करेगा अटैक। कुछ आया समझ में? बताओ। हाँ जी, आपने इस मेथड से क्या नोटिस करा? आप इस मेथड से सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो। इधर देखो, ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर समझते हो? जब R की दोनों साइड, सॉरी O के दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप हो। और अनसिमेट्रिकल ईथर आपके सामने है, ये रहा अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल, बाकी यहाँ रिएक्शन हुई नहीं। तो देखो, सिमेट्रिकल ईथर बनाना तो बड़ा आसान है, अनसिमेट्रिकल ईथर अगर आपको बनाना है ना, तो आपको एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड्स को प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेते हो
एल्काइल हलाइड प्राइमरी लेते हो और एल्कोक्साइड आपका प्राइमरी हो, टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, आपको ईथर ही मिलना है, वो भी अनसिमेट्रिकल। ठीक है जी। देखो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आप लोग क्या देख रहे थे, विलियमसन सिंथेसिस, इस रिएक्शन में आप लोग क्या देख रहे थे, एल्कोक्साइड की रिएक्शन हुई थी, है ना। एल्कोक्साइड की रिएक्शन हुई थी किसके साथ, एल्काइल हलाइड के साथ, एल्काइल हलाइड के साथ, और आपको क्या मिला था, ईथर मिला था, है ना, यही देखा था ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि एल्काइल हलाइड हमेशा आप प्राइमरी रखना, अगर आप चाहते हो ईथर बने, अगर आप चाहते हो ईथर बने, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, एल्काइल हलाइड हमेशा आप प्राइमरी रखना। एल्कोक्साइड कैन बी प्राइमरी, एल्कोक्साइड कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी एंड कैन बी टर्शरी। ठीक है जी, इसको मैं बदलना, अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या होगा वो अभी देखते हैं। ठीक है जी, चलो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फिर से एक और रिएक्टेंट लो, CH3 CO माइनस Na+, इधर आ गया आपका CH3, इधर आ गया आपका CH3 प्लस CH3 CH2 Br। आप ज़रा ध्यान से देखो, एल्काइल हलाइड क्या प्राइमरी है, बट एल्कोक्साइड आपका टर्शरी है। वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, बड़ी प्यार से SN2 रिएक्शन होगी। ये आपका ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, CH3 कार्बन, ऊपर नीचे भी CH3, इधर भी CH3 O CH2 CH3 प्लस NaBr। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा करने जा रहा हूँ, मतलब एल्कोक्साइड प्राइमरी ले लेता हूँ और एल्काइल हलाइड को टर्शरी ले लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, उल्टा कर रहा हूँ रिएक्टेंट को, CH3 ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3, यहाँ लग गया आपका Br प्लस CH3 CH2 O माइनस और Na प्लस। देखो क्या होगा, ये तो बेस है। आपको पहले भी मैंने बताया था, जो एल्कोक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बेस होते हैं, किससे, हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये इसके पास आएगा, हाइड्रोजन ले लेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और Br आपका बाहर हो जाएगा। क्या क्या बनेगा देखो, इस CH3 CH2 O माइनस ने H लिया है, CH3 CH2 OH पहला प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ से Na, यहाँ से Br बाहर हो गया है, NaBr दूसरा प्रोडक्ट, और फिर आपकी एल्कीन बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नीचे आ जाएगा आपका CH3, 1 2 3 4। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने हैं तो एल्काइल हलाइड को और एल्कोक्साइड को वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने एल्काइल हलाइड गलती से टर्शरी या सेकेंडरी ले लिया तो टर्शरी के केस में तो ईथर बन के आने वाला ही नहीं है, सीधा एल्कीन बनकर आएगी। और सेकेंडरी चूज़ कर लोगे तो सेकेंडरी के अंदर आपको एल्कीन भी मिल जाता है, ईथर ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लाइन बोली है कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द अनसिमेट्रिकल ईथर्स यू हैव टू चूज़ द एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हलाइड वाइजली। ठीक है जी, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लो, एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, पहले रिएक्शन लिख लो फिर कंटेंट लिखवाता हूँ। CH3 CH Br CH3, ठीक है, सेकेंडरी एल्काइल हलाइड है, और एल्कोक्साइड ले लेते हैं CH3 CH2 O माइनस Na प्लस। अब देखो जरा इधर, जब आपने टर्शरी एल्काइल हलाइड लिया सीधा सीधा एल्कीन आपका मेजर बॉन्ड बनकर आया, ईथर वीथर नहीं बनकर आएगा। सेकेंडरी एल्काइल हलाइड ले लिया, आपकी बार मैंने सेकेंडरी एल्काइल हलाइड लिया तो यहाँ पे ईथर ही बनेगा, और टर्शरी एल्काइल हलाइड में क्या बना है मेजर, उधर देखो क्या बना है, ईथर नहीं बना ना। अरे मेन मेरा ये है, एल्कीन बनी है ना। सेकेंडरी एल्काइल हलाइड के अंदर एल्कीन भी बनेगा और ईथर भी बनेगा, उधर नो ईथर सिर्फ एल्कीन। तो बनाते हैं, ये बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये यहाँ से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस CH3 CH2 OH, पिक्चर भी बाकी है, CH3 CHO CH2 CH3 CH3, ईथर भी तो बनेगा। ये जो ईथर बना है किसकी वजह से बना है? सब्स्टिट्यूशन की वजह से बना है। ये जो ईथर बना है ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से बना है। ये जो बना है एलिमिनेशन की वजह से बना है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर दोनों बनता है। ये जो अल्कीन बना है सिर्फ एलिमिनेशन की वजह से बना है। आया कुछ समझ में? ठीक है जी, एक और रिएक्टेंट लेते हैं फिर लिखवाते हैं। CH3 CH Br CH3 प्लस CH3 CHO माइनस Na प्लस CH3, क्या क्या बनेगा देखो। CH3 CHO CH CH3, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, एक तो ईथर बनेगा सीधा सीधा, है ना। अल्कोहल भी बनेगा, कैसे बनेगा? ये यहाँ से जब H ले लेगा, CH3 CH OH CH3, दो बन गए। तीसरा क्या बनेगा? NaBr। चौथा क्या बनेगा? एल्कीन भी तो बनेगी क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो कंक्लूजन क्या है मेरा? अगर आप विलियमसन सिंथेसिस को यूज़ करके ईथर बनाना चाहते हो तो सिमेट्रिकल ईथर भी बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ? अगर मैंने गलती से भी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी ले लिया, टर्शरी ले लिया, तो टर्शरी में ईथर तो दूर दूर तक नहीं होगा, सेकेंडरी के अंदर ईथर की यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि एलिमिनेशन भी होगा, एल्कीन भी बनकर आएगी। तो कहने का मतलब है इन नटशेल, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ईथर यूजिंग द विलियमसन सिंथेसिस, चूज योर रिएक्टेंट वाइजली। कहने का मतलब है अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी लेना है और एल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। इसे उतारो फिर लिखवाता हूँ। एक रिएक्शन और देखिए, इसे भी देख लो। क्या इधर रिएक्शन होगी? क्या ये वाली रिएक्शन होगी? जरा बताना देख के मेरे को। क्या ये वाली रिएक्शन होगी? देख के बताना, सोच के बताना, गलत मत बताना। क्या ये वाली रिएक्शन होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो क्या जो हेलोअरीन्स होती है वो SN2 रिएक्शन तो देती ही नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। ये बनना ही नहीं है कभी, क्योंकि रिएक्शन होनी ही नहीं कभी। ठीक है, अब इसे उतार लो, फिर थोड़ा इसमें लिखवा देता हूँ। इसमें आप लिख लो, थोड़ा सा इसमें आप लिख लो, विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी के लिए तो पता ही है, प्राइमरी में तो सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो ऐसे लिख लो, विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ओनली सब्स्टिट्यूशन अकर्स, विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ओनली सब्स्टिट्यूशन अकर्स। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, both substitution and elimination occurs, both substitution and elimination occurs together, both substitution and elimination occurs together, giving a mixture of ethers, giving a mixture of ethers and alkenes, giving a mixture of ethers and alkenes। नेक्स्ट लाइन से लिखो, but with tertiary alkyl halides, but with tertiary alkyl halides, but with tertiary alkyl halides only elimination occurs, but with tertiary alkyl halides
ओनली एलिमिनेशन अकर्स गिविंग एल्कीन्स, ओनली एलिमिनेशन अकर्स गिविंग एल्कीन्स, ठीक है ना। और आपने सबसे पहले एक रिएक्शन लिखी थी ना हेलोअरीन्स के लिए, यहाँ पे मैंने कहीं लिखी थी नो रिएक्शन नो रिएक्शन, उसके लिए एक लाइन ऐड कर लो, हेलोअरीन्स डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोअरीन्स डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, हेलोअरीन्स डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस खत्म हो गई है। अब आप लिखो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O कहने का मतलब है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है जी। तो आपने लिया एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br प्लस Ag2O, ठीक है, यहाँ से Br निकल जाएगा, इधर से Br निकल जाएगा, यहाँ पे आपका Ag है, क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ AgBr, और जो बचा उसे जोड़ दो, CH3 CH2 CH3 CH2 फिर O फिर CH2 CH3, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है जी। इसमें क्या रिएक्टेंट है हमारे पास, CH3 CH3O CH2Cl प्लस CH3MgI। अब इधर देखो जरा, रिएक्टेंट पता होना चाहिए, बाकी सारा काम ऐसे ही खत्म हो जाता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये आपको पता ही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ड्राई ईथर क्यों डाला जाता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट विल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म एल्केन, और हमें एल्केन नहीं चाहिए, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। देखो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो भाई, आपको पता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो होगा क्या, ये CH3 यहाँ पर अटैक करेगा, ये Cl यहाँ जाएगा, क्या मिल जाएगा CH3O CH2 CH3 प्लस MgI, ये तो पहले से था, यहाँ से Cl और आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस वाली रिएक्शन को यूज़ करके आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हो, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर्स अगर आपको बनाने हो तो विलियमसन सिंथेसिस यूज़ कर सकते हो या ये वाली रिएक्शन यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाने हो तो वो इसको भी यूज़ कर लो सिमेट्रिकल ईथर के अंदर, CH3O नहीं, हाँ हो जाएगा, इधर लिख दो CH3 CH2 O CH2, उधर CH3, आपका सिमेट्रिकली बनकर आएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके बाद हेडिंग डाले ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहले ये लिख लो। देखो रिएक्टेंट, देखो आप रिएक्टेंट का खेल है सारा, CH3 CH2 फिर O फिर CH2 फिर Cl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही ले रहा हूँ मैं, CH3 MgI। देखो ये वाला मिथाइल यहाँ अटैक करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सारा खेल करना है आपने, ड्राई ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 बन गया ना सिमेट्रिकल, और MgI तो आपका एज इट इज था, यहाँ से क्लोरीन और आ गया, बन गया ना सिमेट्रिकल। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर्स बनाने हैं तो थोड़े सोच समझ के रिएक्टेंट्स देने पड़ेंगे। इसके बाद हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल के बाद केमिकल है, फिर चैप्टर खत्म है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, जिसमें से पहली स्टेट है हमारी, सॉरी पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। पहले वर्बली सुन लो फिर लिखवा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। सबसे सिंपलेस्ट ईथर कौन से होंगे? डाई मिथाइल ईथर, CH3O CH3 सबसे सिंपलेस्ट डाई मिथाइल ईथर एंड
इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों गैस होते हैं। इससे ऊपर जाओगे ना आपको लिक्विड मिलेंगे। तो लिखो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया, ये लिख लिया। लिखो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर इसे बोलते हैं CH3O CH3 CH2O CH3। ठीक है जी। डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर्स आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। पहले वाले को बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, दूसरे वाले को बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है जी। इसमें आप लिख लो डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर्स आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, while the other homologues, while the other lower homologues, while the other lower homologues of ethers are colorless gases, sorry, are colorless liquids, while other lower homologues of ethers are colorless liquids, with characteristic ether smell, are colorless liquids with characteristic ether smell, with characteristic ether smell। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी डन। मतलब आपने दो सिंपलेस्ट ईथर याद रखने हैं, उसके बाद सारे लिक्विड बताए मैंने। दो सिंपलेस्ट ईथर यही है, CH3O CH3 CH3 CH2O CH3, ये दोनों गैसेज है। इससे थोड़ा सा ऊपर उठोगे आपको लिक्विड मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो आप डाईपोलर नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो आप डाईपोलर इन नेचर। डाईपोलर, एक मिनट, डाईपोलर नेचर। ये भी बहुत सिंपल सा है, ये भी बहुत सिंपल सा है। ये देखो, यही है ना आपका ईथर। भाई ईथर का जनरल स्ट्रक्चर लिखोगे तो यही तो मिलेगा आपको। इधर देखो भाई, आर इज बेसिकली एल्काइल, यहाँ पे कार्बन होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो जो बॉन्ड मूवमेंट आपका बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। इन अ सिमिलर वे कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सा था इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगेन ऑक्सीजन। तो जो बॉन्ड मूवमेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड मूवमेंट है वो क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मर्ज करके आपको एक रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट बना के देंगे। इसे आप बोलेंगे बॉन्ड मूवमेंट, इसे आप बोलेंगे बॉन्ड मूवमेंट, इसे भी आप लोग बोलेंगे बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। यानी कि आपके जो ईथर्स होते हैं ना वो डाइपोलर इन नेचर होते हैं। एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, मतलब एक पोलर बॉन्ड ये रहा, या एक बॉन्ड मूवमेंट हो गया, एक बॉन्ड मूवमेंट हो गया। सिंपल वर्ड्स में कह लो पोलर इन नेचर होते हैं। बेशक डाइपोल मूवमेंट इनका ज़्यादा नहीं होता बट होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 110 डिग्री है ना। उतारो पहले से आप, फिर थोड़ा लिखवा देता हूँ इस पर। इसमें आप लिख लो ईथर्स हैव अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.15 to 1.3 डिबाई पता है ना, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है। ईथर्स हैव अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.15 to 1.3 डिबाई। ईथर्स हैव अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.15 to 1.3 डिबाई। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3O CH3 इज 1.3 डिबाई, लिख दिया मैंने। एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH2
CH2O CH2 CH3 1.8 डिबाई। ठीक है, बाकी इसी से ही सारी पिक्चर क्लियर हो रही है हमारी। इसके बाद हेडिंग डालो तीसरी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आप हेडिंग डालो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा पहले ये बताओ, ईथर या अल्कोहल, ईथर यानी ईथर एंड अल्कोहल क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ईथर एंड अल्कोहल CH3O CH3 CH3 CH2OH। जरा आप मुझे बताओ क्या ये दोनों आइसोमर्स हैं? नहीं है, देखो जरा मॉलिक्यूलर मास निकालो दोनों का, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। कार्बन 2 है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है 6, ऑक्सीजन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितना है 1। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये दोनों आइसोमर्स हैं, और कौन से वाले? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब सुनो जरा, जब ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो अगर मैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहूं तो किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसका वीक होता है। भाई बॉइलिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इथेनॉल के बीच के बॉन्डिंग को ब्रेक करनी है ना, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल और दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो स्ट्रॉन्ग है। बट ईथर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, वो बन रहा है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझते हो ना? ये डाइपोल है, दूसरा ईथर ले लो वो भी डाइपोल है, तो एक ईथर का डाइपोल दूसरे वाले ईथर का डाइपोल, डाइपोल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बीच में बनता है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँगा मैं कि ये आइसोमर्स है ना, तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसी के ही आइसोमेरिक ईथर से। रीज़न इज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये नहीं बनाता। लिख लो, इसमें लिखो आप, ईथर्स आर आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें एक OH होता है। ईथर्स आर आइसोमेरिक विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर मच लोअर than those of the isomeric alcohols. Because ethers do not form hydrogen bonds. Ethers do not form hydrogen bonds and hence do not show molecular association whereas alcohols forms hydrogen bonds and hence shows molecular association है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर जाते हैं। तो
तो मैंने आपको क्या बोला, ईथर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इधर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये बाइंड नहीं करते हैं। बट एल्कोहल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वहाँ पे एसोसिएशन होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और है जी आपका डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लिखूं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लिखूं तो ब्यूटाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है जी हमारा 390 390 केल्विन, और इसका है 307, इसका है 307 केल्विन। ठीक है जी, तो अभी मैं यहीं रोक देता हूँ, ये ख़त्म नहीं हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी बचा, इसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। आई हो कोशिश यही है कि आपका फ्राइडे ख़त्म हो जाए, नहीं तो मैक्स टू मैक्स संडे लास्ट होगा इसका। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।